नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट के बारे में अध्ययन कर रहे थे जो कि दिसंबर 2022 में होने वाला एग्जाम है। जिसमें मैंने आपको सीटेट ईवीएस में पूरा सिलेबस कवर करा दिया है। मैंने आपको 2014 तथा 2015 का कुल मिला के 3 पेपर सॉल्व करवा दिए थे जो ईवीएस से संबंधित थे। आज हम लोग जो पेपर देखेंगे, जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे, वो हमारा है सीटेट का ही पेपर है। लेकिन ये तो आप कह सकते हैं कि जो मैंने 2015 का पिछली बार पेपर कराया था वो फरवरी का था। ठीक है, ये जो पेपर हमारा है वो 2015 सितंबर का। ठीक है, ठीक, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो भी सितंबर या फरवरी का दोनों में से एक है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने सितंबर का किया था, फरवरी का करेंगे। ठीक है, या पिछली बार हम लोगों ने फरवरी किया था तो सितंबर का। ठीक है, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन आप ये जानिएगा ये फरवरी सितंबर में से कोई एक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बाकी वो पेपर 2015 का है, इसको आप नोट रखे रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। यानी कि कक्षा 1 और 2 में जो एनसीएफ 2005 है वो कहता है कि इसमें पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए कक्षा 1-2 में ईवीएस की। इसके लिए जो सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, इसको बताइए। देखिए, लिखा है पर्यावरण अध्ययन केवल 3 के लिए कक्षाओं के लिए है, ऐसा तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये भी गलत हो गया। जानते हैं भाई। संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना या पाठ्यक्रम का भार करने, देखिए पाठ्यक्रम का जो भार कम है ये हो सकता था, लेकिन जो इसमें थर्ड ऑप्शन है ना, ये संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि पर्यावरण की पुस्तक नहीं है, लेकिन कक्षा 1 और 2 में मैंने आपको बताया था हिंदी और मैथ यानी कि भाषा और गणित के साथ ही पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है। तो आप ये कतई नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, जो कि सबसे उपयुक्त कारण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक अध्यापक का है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट कर गया, अभी जस्ट रिपीट कर गया। इसको हमने देखने लिखा है एक अध्यापक कक्षा में। ठीक है, ये व्हाइट क्यों हो जा रहा है, एक सेकंड रुकिए, बार बार ये व्हाइट हो जा रहा है। देखिए, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश में भोजन की संस्कृति, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी भोजन से संबंधित चीजें आए तो उसको आप एक चीज देख रहिएगा कि बच्चे जब साक्षात चीजों का अनुभव करते हैं तो उनको ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। क्या लिखा है कि भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। अब ये पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। पहला, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न विविध भोजन के बारे में बताना या प्रोजेक्ट देना। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उसके विषय में चर्चा करें। सबसे जो राइट आंसर होगा यही हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों से आप पूछिए उन्होंने क्या खाया है तो बताएगा कोई रोटी चावल या कचौरी पूड़ी। तो जब सब बताएगा तो उसके बारे में वो विशेषताओं का चर्चा वो खुद करेंगे। ठीक है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्राथमिक कक्षाएं जो होती हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। यानी इसमें से कौन ऐसा है जिसको छोड़ करके सारे के सारे नियम लगते हैं या फॉलो होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। देखिए, पहले लिखा है मूर्त से अमूर्त, यानी कि बच्चों को बड़ी चीजें दिखाइए, फिर उनको छोटी छोटी चीजों पे विश्लेषण करने के लिए उनको मजबूर कीजिए, या आप ऐसे ऐसे पढ़ाइए ताकि वो मजबूर, जैसे आप उनको कोई नदी, गंदी एकदम नदी दिखा दीजिए। जब आप नदी दिखा देंगे, कहेंगे बेटा ये गंदी कैसे हुई, तब वो बताएगा कि कैसे हुआ, जानवर मरा फेंका गया, नाला आया, कपड़े धोते लोग नहाते हैं। यानी कि मूर्त से वो अमूर्त की तरफ जाएगा। तो ये पहला तो सही है। सरल से कठिन, ये भी सही है। स्थानीय से वैश्विक, ये भी सही है। पहले आप आस पास की चीजें दिखाइए, बाद में उसको बड़े लेवल पे या बड़ी जगहों पे लेके जाइए। तो ये 3 जो हमारे सही लग रहे हैं। चौथा आपका लिख रहा है अमूर्त से मूर्त, ये भी है। लेकिन ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था केवल इसे छोड़कर, किसको छोड़कर सबका पालन किया जाता है, तो जो ये अमूर्त से मूर्त है यही। ठीक है, अमूर्त मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक में, उनमें
इतना तर्क शक्ति, इतना ज्ञान नहीं होता कि वो लॉजिक लगा सके। इसलिए आप पहले बड़ी चीज़ों को दिखाइए जो उनको साक्षात दिख रहा हो, फिर वो उसी हिसाब से अपनी वो कल्पना परक क्वेश्चन बनाएंगे या कहिए लॉजिक लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी, पहला नंबर ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल डी को छोड़कर सारे के सारे रूल अपनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ बनाते समय, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या लिख रहा है कि तालिका का अध्ययन कीजिए जून 2007 दिसंबर 2014, यानी कि लगभग 7 साल बाद। ठीक है, देखिए क्या हुआ 7 साल बाद। देखिए पेट्रोल का जो डीजल दाम था वो 47 रुपये से 61 रुपये हो गया। डीजल का जो दाम था 35 रुपये से 50 रुपये हो गया। अब ये देखिए नोटबुक कक्षा 5 के शिक्षार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में क्या लिखा। अब वो लिख रहा है, लिखने के बाद में क्या उसने सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, इसी के बारे में आपको हमको बताना है। चलिए पहले हम समझ लेते हैं उसने लिखा क्या है। पहला उसने लिखा है पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। ये तो सही है भाई, ये बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। देखिए पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य वृद्धि, जैसे आप अगर प्रतिशत निकालना होगा तो पहले आप देखिए कितना बढ़ा है। देखिए पेट्रोल 47 रुपये से 61 रुपये, यानी कि लगभग 13 रुपये बढ़ा है, और 13 में हमें भाग देना है 47 का, तभी प्रतिशत निकलेगा। और इधर ये बढ़ा है 15 रुपये। तो आप मोटा मोटा ही बता सकते हैं प्रतिशत के रूप में कौन ज़्यादा बढ़ा है, डीजल बढ़ा है। ठीक है, अगर प्रतिशत कहेगा तो डीजल बढ़ा है, और वैसे भी डीजल ही बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए तो दूसरा वाला भी सही लग रहा है। तीसरा क्या कर रहा है, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। फिर लिखा है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। अब इतना बताने के बाद में लगभग सब ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ध्यान समझिएगा, सी तथा डी निष्कर्ष हैं। देखिए पेट्रोल डीजल से अधिक महंगा है, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। तो ये निष्कर्ष ठीक लगता है। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा है ए और डी प्रेक्षण है। ए और डी ये प्रेक्षण नहीं है। ठीक है, प्रेक्षण जिसमें वैल्यू होती है वो होता है। फिर लिखा है ए और सी प्रेक्षण है, तो इसमें भी ए है, गलत है। बी और सी निष्कर्ष है। देखिए बी और सी निष्कर्ष ये कह रहा है कि पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत अधिक है। ये तो मान लीजिए सही है, निष्कर्ष है ये। लेकिन सी वाला देखिए डीजल सस्ता है इसलिए ये सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, जो यहाँ पैसे की बात कर दिया गया है, तो ये निष्कर्ष नहीं है, ये प्रेक्षण है। जहाँ भी आपको कैलकुलेशन मिल जाए वहाँ प्रेक्षण होता है, और निष्कर्ष मतलब जो हम लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक। तो आप ध्यान से देखिए हमने यहाँ लॉजिक लगाया कि पेट्रोल डीजल से महंगा है, और उसके बाद में डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जहाँ पे प्रेक्षण की बात करेगा वहाँ पैसे की बात करता है, और जहाँ पे निष्कर्ष की बात करेगा वहाँ रिजल्ट की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या लिख रहा है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको रिपीट करके आ गया। अगर अवलोकन करना है तो बच्चे अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वो मतलब कि क्या बच्चों को बताएं। तो देखिए समझाना चाहिए कि बच्चे हमारे लिए उपयोगी हो, पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखाना, ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने वाले स्थान में अंतर अवलोकन कराना है, ये सही है। अवलोकन कराने के लिए बच्चे खुद ही उसमें इन्वॉल्व होंगे तभी काम होगा। ठीक है, तो अवलोकन से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या अवलोकन करने से बच्चे जो है पेड़ के प्रति जागरूक होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है, यानी कि आकलन के लिए कौन सा उपयुक्त है। देखिए प्रश्न पूछना, न्याय और समानता की प्रति चिंता, सहयोग और स्मरण रखना। ध्यान समझिए क्या लिख रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन
निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? आकलन करते समय एक कौन सा संकेतक है जो सबसे उपयुक्त है? तो ये प्रश्न पूछना, ठीक है। आकलन करते समय अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे के नॉलेज के बारे में आपको काफी सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी या जानकारी मिल जाएगी। अगला देखिए, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए लेके जाएं। इस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप क्या सम्मिलित करेंगी? ठीक है, अगर आप कोई महिला शिक्षिका हैं तो आप इसमें क्या सम्मिलित करेंगी कि ये हमारा सफल हो जाए? पहला, जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहना। ये हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट राइट आंसर हमें ढूंढना है। देखते हैं उसके बारे में क्या चीजें हैं, ठीक है। दूसरा है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को ले जाना। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें, उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। लास्ट है आपका क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि आप एक पूरा पूरा सीट बनाइए और यात्रा से पूर्व बच्चों के साथ शेयर कीजिए कि बच्चे देखो यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं, इन इन चीजों का हमें अवलोकन करना है, ठीक है। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो 4th नंबर। ईवीएस में देखिए, ईवीएस में नहीं, पूरी पेडोलॉजी में एक फायदा ये है कि जो आपका लॉन्ग आंसर रहता है ना वो भी सही होता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। आगे देखिए क्या लिख रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कुछ नहीं है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। यानी कि जब आप कहानी बच्चों को बताएंगे ना तो कहानी के माध्यम से बच्चे बड़ा अच्छे से सीखते हैं, कविता को बड़ा चाव से सुनते हैं, तो वो इसके माध्यम से बड़े अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप इन्वर्टेड कॉमा पे ध्यान रखिए रहिएगा। क्या कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जलाभाव, जलाभाव मतलब पानी की कमी, जलाभाव के बारे में वो बताना चाहती हैं, ठीक है। अब देखिए जलाभाव के बारे में वो बताना चाहती हैं, इसको हम समझ लेते हैं। कह रहा कि अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार से आंकेंगी, मतलब बच्चे प्रभावपूर्ण तरीके से सीख रहे हैं उसको कैसे आप आंकेंगी ये बताना है, ठीक है। देखिए पहला लिखा है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, नहीं। यह पता करके कि दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ करनी है, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। ये आप, और यही राइट आंसर होगा आपका कि कक्षा 4 के बच्चों को आप उनको समझाइए या उनको बताइए कि बच्चे ये पता करो कि पानी की बचत कैसे होगी। इन सब कार्यों के लिए जब आप उनको प्रोत्साहित करेंगे या उनको प्रबलीकरण करेंगे तो वो सारी चीज़ों पर विशेष तरह से ध्यान देंगे और ये समझेंगे कि पानी हमें कैसे बचाना है। बाकी जो आपका लिखा है पोस्टर, बैनर, नारा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। लिखने से कुछ नहीं होता जब तक आप कोई कार्य नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर देखिए लिखा है प्राथमिक स्तर पर मान चित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? यानी कि उनको आप अगर मानचित्र बनाना सिखा रहे हो तो उससे उनको किसका बढ़ावा मिलेगा? पहला है गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानचित्र में दिशाओं का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो मानचित्र में दिशाओं दिशाओं के बारे में बच्चों को जानकारी बहुत अच्छे से मिलती है। और सापेक्ष स्थिति मतलब जैसे दिल्ली के किधर हमारा यूपी पड़ता है या यूपी के किधर दिल्ली पड़ता है, इसकी भी जानकारी आपको मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकती है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ से एनसीईआरटी क्वेश्चन चालू हो गया, हम लोग अच्छे से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। लिखा है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ नीचे कुछ चीज दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि पत्तियों से सब्जी बनती है और इसके बीज से तेल मिलता है। तो सबसे पहले आप चले जाइए तेल वाले ऑप्शन पे। तो देखिए तेल आपको नारियल से मिलता है और सरसों से। तो लेकिन नारियल के पत्ती से सब्जी तो बनती नहीं है, सब्जी किसके पत्ती से बनती है? सरसों के। तो जो राइट आंसर हमारा वो क्या हो जाएगा? सरसों। आगे देखिए, मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ठीक है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 4 में एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन ही दिया हुआ है जिसको मैंने आपको वहां पे समझा के बताया था, ठीक है। चिकनगुनिया में क्या होता है, डेंगू में कौन होता है और मलेरिया में क्या होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखिए, थोड़ा सवाल आपको थोड़ा दिमाग लगाने वाला दे दिया कि किसी राज्य के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। मतलब मानचित्र में जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। देखिए, एक जो है सेंटीमीटर जो है किसके बराबर है, 110 मीटर के बराबर है ना। अभी कह रहा है कि मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 9.7 सेंटीमीटर। तो 9.7 सेंटीमीटर है, तो उसकी वास्तविक दूरी क्या होगी, एक बात बताइए। यहाँ देखिए, 1 सेंटीमीटर में 110 है, तो 9.7 में कितना हो जाएगा, 110 गुणे 9.7। अब 110 गुणे 9.7 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1177 और 11×9 = 99 और 106। ठीक है, 106 यानी कि लगभग 1.067। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, लास्ट ऑप्शन है। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर और 110 दिया था, 9.7 सेंटीमीटर पूछा था, तो 9.7 में आप गुणा कर दीजिए 110 का। आपका जो राइट आंसर है वो ये फोर्थ वाला आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लिखा है कांसा के बारे में अध्ययन कीजिए और बताइए। ये मैंने आपको कई बार बताया कि कांसा जो होता है वो तांबा और टिन से मिलकर बनाया जाता है। ये भी 2014 के एग्जाम में पूछा था। तो कांसा तांबे और टिन का बना हुआ एक धातु है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि यह एल्युमिनियम आयरन और कॉपर जैसे दिखने वाला एक तत्व है, ये सही है। ये एल्युमिनियम आयरन और कॉपर जिसमें जैसे दिखने वाला ही तत्व है। इसे भट्ठी में कॉपर और टिन से मिलकर बनाते हैं, ये भी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है। अब डी देख लेते हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक टिकाऊ होते नहीं, एल्युमिनियम हल्का होता है। ठीक है, तो जी ऑप्शन ये आपका गलत है, यानी कि ए बी और सी। तो ए बी और सी हमारा सही है। ठीक है, यानी कि जो ब्रॉन्ज है या कह लीजिए आप कांसा है, कांसा आपका तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, ये एल्युमिनियम जैसा ही होता है और आदिवासी लोग इसका प्रयोग कई हजारों वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, इसको देख लेते हैं क्या लिख रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। मतलब प्राथमिक स्तर पर क्या तकनीकी हो सकती है। परियोजना कार्य बिल्कुल होगा, क्षेत्र भ्रमण भी होगा, लिखना भी होगा और मानचित्रण भी होगा। यानी कि इसमें चारों के चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर सब काम हमें कराने हैं। आगे देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो हमने आपसे क्या कहा था, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन ढूंढिए, यानी कि थर्ड नंबर, यही हमारा राइट आंसर है। शिक्षार्थियों की सहायता करना, वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा का ध्यान केंद्रित करें। तो आपका जो राइट आंसर है वो थर्ड नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। 77 क्या लिख रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। मतलब पर्यावरण आपको पढ़ाना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। आकलन में सफलता प्राप्त करना, नहीं। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को, ये भी नहीं। सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ये राइट आंसर है। तो जहां भी आपको आ जाए जोड़ना, जुड़ाव या बाहर लेके घूमना, भ्रमण कराना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शैक्षिक भ्रमण वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से एक ऐसा कौशल नहीं है। कौन नहीं है, देखिए, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन और पूर्वानुमान। तो इसमें ऐसा कौन सा नहीं है। देखिए निष्कर्ष जो आपका जैसे कि जो भी आप कौशलों को आपको बढ़ावा देना है तो उसके लिए आपको देखिए निर्धारण तो करना ही पड़ेगा, निष्कर्ष भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, अवलोकन भी करना पड़ेगा और पूर्वानुमान भी होना चाहिए। इसमें जो है निष्कर्ष निकालना, ये आपका इसमें कोई कौशल नहीं है, क्योंकि जब आप शिक्षण करा लेंगे तब तो आप निष्कर्ष निकालेंगे, उसके पहले कहाँ से निष्कर्ष निकाल लेंगे। इसलिए शिक्षण के दौरान
या कह लीजिए कि शिक्षण के बाद जब जो कौशलों को बढ़ावा दिया जाता है उसमें निर्धारण होगा किस कौशल का आप निर्धारण कर रहे हैं, किसका आप ज्ञान करना चाहते हैं। पूर्वानुमान भी आवश्यक है। इसके साथ साथ आपका जो लास्ट ऑप्शन था अवलोकन, ये भी होगा। तो निष्कर्ष निकालना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा कौशल नहीं है जो कौशलों में बढ़ावा देगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपको झूम कृषि के बारे में पूछा है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए लिखा है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को, ये क्या लिखा है, कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। फिर लिखा है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को यहाँ पे जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। फिर है एक ही खेत में 3-4 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो देखिए झूम कृषि में सबसे पहले फसल को काटने के बाद में छोड़ दिया जाता है, ये सही है। बांस और खरपतवार को जला जाता है, ये भी सही है। एक ही खेत में अलग अलग हम क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी और डी, यानी कि फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका गलत है, इसमें जमीन में गहराई में बोने की कोई जरूरत नहीं है और आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का प्रयोग तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो झूम कृषि में जो आपका पहला, दूसरा और जो चौथा आंसर था वही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग कर रही है। ऐसे टिकटों का उपयोग से निम्नलिखित में से किन संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। देखिए अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर लागत भी अलग अलग होती है, बिल्कुल सही है। आप बाइक से जाइए, कार से जाइए, ट्रेन से जाइए, फ्लाइट से जाइए, तो अलग अलग खर्चा लगेगा। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये भी सही है, जैसे रेल हुआ जो भी है। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, ये नहीं हो सकता। तो 2 इसमें गलत हैं और 2 आपका सही है, ए और सी। तो जहां पे ए और सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, टिकट से हमें ये पता चल जाएगा कि जो है एक सार्वजनिक परिवहन पे एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए हमें टिकट की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा ये है कि अलग अलग साधन से अलग अलग पैसे लगेंगे टिकट के। ठीक है, चलिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए पक्षी का मुंह हो गया, तो इसकी आंखें यहाँ होती हैं एकदम किनारे पे दोनों तरफ, और अपनी पूरी पूरी गर्दन ये हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि ये जब सामने देखते हैं तो एक समय पे एक चीज, लेकिन जब नॉर्मली देखेंगे तो एक समय पे 2 चीजें देख पाते हैं। तो आपसे तो ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है गर्दन क्यों घुमाते हैं। तो देखिए ये अधिकांश पक्षियों की जो आंख होती है वो स्थिर, जैसे हम लोग कनमनिया देखते हैं ना इधर ताकते हुए, पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। पक्षी को बगल देखने के लिए उन्हें अपनी पूरी पूरी गर्दन घुमानी ही पड़ती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे देखिए लिखा है रीना आम पसंद करती हैं, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित रखना चाहती हैं, यानी कि वो आम खाना चाहती हैं, लेकिन आम तो गर्मी में होता है। वो चाहती हैं कि आम का स्वाद हमें ठंडी मिले, उसके लिए वो क्या करें। तो आपको याद होगा मैंने आपको जब चैप्टर एक पढ़ाया था, जो आंध्र प्रदेश के लोग थे वो आम का क्या बनाते थे, मामीदी टांड्रा। मामीदी टांड्रा मतलब क्या था, आम का पापड़। तो बस वही है, अचार और आम पापड़ बनाना। आम को अगर सुरक्षित रखना है तो अचार और आम पापड़ बना दीजिए, काम हो जाएगा। फिर आपका लिखा है कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये मैंने आपको दांतों के बारे में बताया था, छिपकली, सॉरी गिलहरी। ठीक है, तो इसमें देखिए चूहा भी दिया है, लेकिन चूहा गलत है। हमारी जो पुस्तक में दिया है उसमें गिलहरी दिया है, इसलिए हम गिलहरी ही मारेंगे। ठीक है, तो गिलहरी एक ऐसा जीव है जो जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और जिसको घिसने के लिए कह लीजिए, या जिसको बराबर मेंटेन करने के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है। चूहा नहीं मारना है, आपका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी केवल अपनी सुनता है और किसी नहीं सुनता। एनसीईआरटी में गिलहरी दिया है तो हम गिलहरी ही मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा है कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने पे क्या होगा? देखिए ऐसा करने पे क्या होगा, उसकी फसल सत्यानाश हो जाएगी, यानी उसकी खेती सत्यानाश हो जाएगी, यानी कि बंजर हो जाएगी, उसकी मिट्टी जहरीली हो जाएगी। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए मैप से क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य है। जैसे अगर ये केरल है
तो इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से ये हमको बताना है। तो अगर ये आपको जानना है, देखिए केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं, एक तरफ केरल के कर्नाटक है, दूसरी तरफ तमिलनाडु है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वो क्या कहते हैं, इसके निकटवर्ती राज्य हैं, किसके, केरल के। आगे देखिए, लिख रहा है कि हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल में पकी हुई समुद्री मछली खाते हैं। तो मैंने जब खाने पीने वाली चीज को बताया था क्लास में, मैंने आपको बेहतरीन ढंग से समझाया था कि जब एक लड़का आया, कहाँ, जम्मू कश्मीर वाला आया केरल में, उसने कहा अरे हमारे यहाँ तो सरसों के तेल में खाते हैं, यहाँ किस में खा रहे हैं, यहाँ तो खा रहे हैं भैया ये क्या कहते हैं, नारियल के तेल में। तो ये इसमें केरल ऑप्शन तो है नहीं। अब ऑप्शन इसमें बचा गोवा, गोवा भी समुद्र के किनारे है। इसमें से देखिए कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो समुद्र के किनारे है, तो समुद्र से भी आप लॉजिक लगा सकते थे। फिर भी अगर आप नहीं लगाए तो ध्यान सुन लीजिए, समुद्र के किनारे या गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में, बहुत पूछता है ये। तो चलिए रेगिस्तानी ओक को हम देख लेते हैं। पहला लिखा है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। बिल्कुल सही है, 10 फीट या लगभग 4 मीटर। इसकी जड़ें 30 गुना गहराई में जाती हैं, ये भी सही है। तने में पानी एकत्रित रहता है, ये भी सही है। आबू धाबी में पाया जाता है, नहीं, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ए, बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। अब 88 देख लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सवाल लगाने वाला है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कोई रेलगाड़ी है वो 2/1/2015 को चली है। कब चली है, 7:45 सुबह चली है। ठीक है, मडगांव से चली अगले दिन अर्थात 3 को, मतलब एक दिन बाद वो कब पहुंच गई, 4:45 पे। एक बात बताइए, अगर वो 7:45 पे चली थी और 7:45 पर ही पहुंचती तो कितना लगता, 24 घंटे। लेकिन वो पहुंच गई है 4:45 पे, यानी 3 घंटा पहले, मतलब कितना समय लगाई है, 21 घंटा में पहुंची है। अब आपसे कह रहा है दूरी कितना है, दूरी है आपका 1140, दूरी आपका 1140 है और 21 घंटा में पहुंची है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे उसका चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, 1140 बटे 21 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका 21 पंजे 105 हो जाएगा, और इसके बाद आपका बचेगा कितना, 105 हो गया तो 6 4 10 64 बचेगा। तो 21 तिया 63, ठीक है, 63 और फिर कुछ पॉइंट में आएगा 8 फुट के आसपास, तो यानी कि आपका लगभग कितना हो जाएगा, 54 54 km/h। ठीक है, मतलब देखिए 53.8 आ रहा था, तो 8 को हटाएंगे तो 54 हो जाएगा। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसकी लगभग स्पीड। अब 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति नई दिल्ली में रह रहा था, ये मैंने आपको मैप बताया था। देखिए ये नई दिल्ली में रह रहा है, फिर कह रहा है कि पहले भोपाल जाता है, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश, यहाँ नीचे मध्य प्रदेश है आपका। ठीक है, पहले भोपाल गया, भोपाल जाने के बाद में वो रांची झारखंड चला गया, झारखंड इस साइड है, फिर वो झारखंड चला आया। अब ध्यान समझिएगा, उसकी यात्रा की दिशा होगी, अब उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी बताइए, पहले कहाँ होगी, पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में। देखिए कहाँ आया ये, पहले पश्चिम दिशा में आया है, नहीं, जब नीचे आया मतलब पहले दक्षिण दिशा में आया है। तो पहले आप देखिए दक्षिण दिशा कहाँ है, देखिए दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, तो पहले कहाँ आया, साउथ में, फिर गया ईस्ट में। ये मैंने आपको मैप की क्लास में बताया था, इधर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो दिल्ली से कहाँ आया, पहले दिल्ली से आपका पहले आया नीचे साउथ में, फिर ईस्ट में गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, इनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, आपको यही राइट आंसर देना है। क्या ये जहरीले होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भूमि और जल में रह सकते हैं, नहीं, छिपकली डाल लीजिए, छिपकली मर जाएगी।
उनके शरीर पे सल से ढके होते हैं? नहीं, केवल कछुओं का ढका होता है, ये अंडे देते हैं। यही राइट आंसर है, ठीक है। तो 90 का होगा अंडे देते हैं। ये सब जो जानवरों का ग्रुप है सारे अंडे देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट 2015 का पेपर सोल्यूशन। अब तक हम लोगों ने 4 पेपर सोल्यूशन कर लिया है, 2 2015 के और 2 2014 के, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे भी पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको पेपर सॉल्व अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।